गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके जो टेस्ट में क्वेश्चंस आए थे उनको सॉल्व करेंगे। तो आपको उनसे रिलेटेड कंसेप्ट या जो भी फॉर्मूलेज इसमें लगे हैं वो ध्यान से समझने हैं और इनको याद रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी इज़ गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। तो आपको वोल्टेज की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, 6 वोल्ट, और आपको हाउ मच एनर्जी फाइंड आउट करनी है फॉर ईच कूलम्ब। तो एनर्जी जो इक्वल होती है बच्चों, वो वर्क डन के ही इक्वल होती है, क्योंकि जितना आप काम करोगे उतनी एनर्जी आपको मिलेगी। और वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल गिवन है 6 और चार्ज की वैल्यू गिवन है आपको 1। तो फिर आपके पास जो आंसर आएगा 6 × 1 दैट विल बी 1। तो ये आपका 6 × 1 6, तो 6 जूल विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, two bulbs A and B having power 50 watt and 25 watt respectively, which statement is true? तो आपको दो बल्ब गिवन है और दो की कुछ पावर गिवन है। फर्स्ट की है 50 वाट, सेकंड की है 25 वाट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? आपको पता है पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V²/R। तो मीन्स आर के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के पावर। तो इसका मतलब जिसकी पावर ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा और जिसकी पावर कम है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब पावर कम किसकी है, 25 वाट वाले की, तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो सेकंड का ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, बल्ब बी हैज़ हाई रेजिस्टेंस देन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ़ the temperature is changed, the material is changed, the shape of the resistor is changed and both material and temperature are changed। तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती किससे, शेप चेंज करने से। बाकी सब पे तो वो डिपेंड करती है, नेचर पे भी डिपेंड करती है, यानी मटेरियल पर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, दोनों पे डिपेंड करती है, बट शेप पे डिपेंड नहीं करती है। आप शेप कैसे भी लो, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेजिस्टेंस which can be made using 5 resistors each of 1/5 ohm। आपको पता है अगर रेजिस्टेंस मैक्सिमम बनाना है तो आपको उन सब को किस में अरेंज करना पड़ेगा, पैरेलल में। तो अगर आप इन पांचों रेजिस्टर्स को, 5 वैल्यू बताई हुई है ना यहाँ पे, तो अगर आप इन 5 रेजिस्टर्स को सीरीज में अरेंज करोगे तो आपके पास रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर, सीरीज़ में ऐड करेंगे तो 1/5 + 1/5 + 1/5, 5 टाइम्स हम इन्हें ऐड कर देंगे डायरेक्ट। और वैल्यू ही 1/5 है तो क्या करें, तो 5 हमने एलसीएम ले लिया, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 5 टाइम्स 1 ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स 5/5, और 5/5 क्या हो जाएगा, कैंसिल, दैट मीन्स 1 ओम विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज, कि इनमें से वोल्टेज कौन रिप्रेजेंट करता है। अभी आपने पढ़ा वर्क डन का फॉर्मूला है पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो पोटेंशियल पूछ रहा है, वोल्टेज पूछ रहा है। अब तो क्या फॉर्मूला हो गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अब हमें वर्क डन पर यूनिट चार्ज तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर करंट और टर्म की वैल्यू में गिवन है ये। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इनटू टाइम। तो फिर ए ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग हमारा सेम। तो कई बार एग्जैक्ट जो आपको फॉर्मूला करवाया गया है या जो आपको लर्न है वो नहीं होता, थोड़ा सा उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पर चार्ज डायरेक्ट नहीं आया, करंट और टाइम की टर्म में यहाँ पर एक फॉर्मूला था, तो वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर मे बी एक्सप्रेस्ड एज। तो इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है, आपको पता है पावर का फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, और वैसे इसकी ऐसा यूनिट होती है वाट पावर की, है ना। तो आपने देखा इसमें वाट कहीं नहीं है, तो कोई बात नहीं, वाट नहीं है तो किलोवाट होनी चाहिए, लेकिन किलोवाट भी नहीं है। फिर आपने देखा यहाँ पर आवर्स है, इन सब में मल्टीप्लाई, आवर्स मीन्स टाइम मल्टीप्लाई है, तो टाइम तो मल्टीप्लाई होता ही नहीं, टाइम तो डिवाइड होता है पावर में। तो ये तीनों तो ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं होंगे। तो आप कई बार आपको अगर नहीं भी आंसर याद है तो आप मैन्युपुलेट करके भी कि ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसे ऑप्शन कैंसिल कर करके भी आप बेस्ट ऑप्शन तक पहुंच जाओगे। लेकिन फिर भी आपको इसका आंसर याद रखना है, पावर का फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट टाइम है, लेकिन वर्क का फॉर्मूला पोटेंशियल इनटू चार्ज भी होता है। चार्ज बाय टाइम क्या हो जाएगा, करंट, V × I, और V की यूनिट होती है वोल्ट,
और करंट की होती है एम्पियर, ठीक है। तो यानी वोल्ट एम्पियर भी इसकी क्या हो गई, एक यूनिट हो गई। तो आप कैसे भी करके मैनिपुलेट करके या अपना फॉर्मूले को यूज़ करके कैसे भी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिगर बिलो शोज 3 सिलेंड्रिकल कॉपर कंडक्टर्स अलोंग विद देयर फेस एरियाज एंड लेंथ, कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ द 3 रेजिस्टर्स। तो आपको 3 रेजिस्टर गिवन है, पहले वाले की लेंथ है L, दूसरे वाले की लेंथ है 3L, बट एरिया 1/3 हो गया, डिवाइड कर दिया 3 से। नेक्स्ट में लेंथ 3 से डिवाइड कर दी, बट एरिया जो है वो 3 से मल्टीप्लाई यानी ज़्यादा कर दिया। तो फिर रेजिस्टेंस की जो रेशो है वो कैसी होगी, ए की ज़्यादा होगी बी से, बी की ज़्यादा होगी सी से, नहीं। आप पहले रेजिस्टेंस फाइंड आउट ही कर लो ना। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, L/A फर्स्ट वाले के लिए। सेकंड वाले के लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, 3L/A/3। मतलब अगर आप यहाँ आगे रो भी लगाओ तो रो तो सेम मटेरियल है तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो यानी ये तो हो गया 9 टाइम्स ऑफ R, ठीक है, इसको R' मान लो। अब इसके बाद नेक्स्ट इस वाले के लिए, थर्ड वाले के लिए क्या होगा, इसको R" मान लो। तो ये क्या हो जाएगा, रो L/3 अपॉन एरिया, और एरिया अब 3 टाइम्स हो चुका है, 3 × 3 कितना हो गया 9। तो पहले वाला मान लो अगर 1 है तो दूसरे वाला उसका 9 टाइम्स है और तीसरे वाला उसका 1/9 टाइम्स है। तो आप समझ गए इसका आंसर क्या होगा, फिर आपका डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये आपका जो बी वाला है, सबसे बीच वाला, ये 9 टाइम्स था, है ना, इसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा, सबसे पहले वाले की उससे कम, वो 1 था, और जो सबसे लास्ट था वो इसका भी 1/9 टाइम्स। तो ये तो वैल्यू सबसे छोटी हो गई, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 इलेक्ट्रिक सर्किट्स 1 and 2 आर शोन बिलो। आपको 2 सर्किट दिए हुए हैं, वो पूछ रहे हैं सर्किट 1 हैज़ हाई रेजिस्टेंस, सर्किट 2 हैज़ लो रेजिस्टेंस, बोथ हैव सेम रेजिस्टेंस, नन ऑफ दीज। ये तो ऑप्शन गलत टिक हो रखा है। मैं आपको बता देती हूँ, इसमें सर्किट 1 जो है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई, क्योंकि सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो मैं इसको टेस्ट में भी करेक्ट कर लूँगी, इसमें यहाँ पर गलत टिक हो रखा है, ओके। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर 8th का। 9th क्वेश्चन पर आते हैं, द फॉलोइंग सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट। ये सिंबल किस लिए यूज़ होता है, ये सिंबल जो बीच में ये जो एरो लगा हुआ है, इसका मतलब है कि आप जहाँ एरो रखोगे वो रेजिस्टेंस अप्लाई होगा, यहाँ रखोगे तो इसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू होगी, और यहाँ रखोगे तो इसके अकॉर्डिंग। तो एरो मीन्स जहाँ भी आप मूव करोगे वहाँ पर उतनी वैल्यू रेजिस्टेंस की वो सप्लाई करेगा, और इसे हम बोलते हैं रेहोस्टेट या फिर वेरिएबल रेजिस्टर। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास, इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट, लास्ट इक्वेशन है आपका ये, कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड करंट शोन बाय द एमीटर। तो आपको इसमें पहले रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है और फिर करंट। तो कोई बात नहीं, अगर आपको सिर्फ करंट भी बोलता तो भी रेजिस्टेंस निकालना ही पड़ता, तो फाइंड आउट कर लेते हैं। ऐसा मत सोचना कि 2 चीज़ें निकालनी है एक ही में। अगर आपको करंट भी पूछता तो भी रेजिस्टेंस निकालना था। तो अगर हम इसे देखें तो ये तो अलग है और ये दोनों एक साथ है, तो इसका मतलब ये दोनों सीरीज़ में है। इनका जो आंसर आएगा, और ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल, और फिर आपके पास नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। पहले इस केस के लिए R1 और R2 सीरीज़ में है, तो यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 3 + 2 5 Ω। अब 5 और ये वाला 5 R3, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो क्या करेंगे, 1/5 + 1/5, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.5, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू होगी। अब ये रेजिस्टेंस आ गया तो करंट बताना है। आई किसके इक्वल होता है, V/R। V कितना है और R हमने कितना फाइंड आउट किया, 2.5। 2.5 से 2.5 कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 1 एम्पियर। तो ये पेयर हमारा बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सो ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सप्लेनेशन हो गई। अब आपका लाइट चैप्टर और मैग्नेटिक इफेक्ट्स की मैंने MCQ प्रैक्टिस नहीं कराई है, तो उसके लिए कल आपके पास एक वीडियो आ जाएगी, आपको अच्छे से देखनी है और सारे चैप्टर आपके कंप्लीट रिवाइज हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से और भी प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ इट फॉर टुडे।